हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन तगड़े क्लासेस। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा आपका, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं हर बार पहले चैप्टर पे बेस्ड उसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है आपका। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसा कि आपने पहले पॉलिनोमियल्स किए थे। पॉलिनोमियल्स में आपको मैंने फॉर्म बताई थी कि अगर डिग्री पे बेस्ड हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं, यानी उसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन वाज द व्हेन डिग्री इज 1। तो हमने बोला था कि सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और देन सेकंड जब हमने बात की थी 2 डिग्री की, तो वहां पे क्या थी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री के लिए हमारे पास क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल था। तो देखो एक बात तो क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी। और जो वेरिएबल्स है वो कितने होंगे, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी, कोई भी पॉलिनोमियल, a polynomial equation is said to be quadratic equation if the polynomial is having degree 2, the polynomial is having degree 2 in single variable, degree 2 in single variable। तो क्या आया यहाँ पे, कोई भी इक्वेशन, अच्छा सॉरी, कोई भी इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं, ये इक्वेशन है। एन इक्वेशन इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कोई भी इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे, व्हेन इफ द पॉलिनोमियल इज हैविंग डिग्री 2 इन सिंगल वेरिएबल, कि कोई भी पॉलिनोमियल है हमारे पास और उसमें जो है डिग्री 2 है, ठीक है। और वेरिएबल कैसा रहेगा, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल यानी हम एक ही वेरिएबल पे काम करेंगे, यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होंगे। अगर x वेरिएबल है तो डिग्री भी x की ही 2 होगी, और उसी से मिलके जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर वेरिएबल y है तो डिग्री 2 y के लिए होगी, अगर वेरिएबल z है तो डिग्री 2 z के लिए होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो किस टाइप की होगी, ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप की कोई भी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि a क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे a को 0 कर दूं, a को क्या कर दे, 0, तो देखो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी। ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या बचेगा, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट बाय डेफिनेशन डिग्री तो क्या होनी चाहिए, 2। यहाँ तो डिग्री क्या है, 1। ये तो लीनियर इक्वेशन थी ना, लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर इक्वेशन होगी। बट हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, a शुड बी नॉन जीरो। तो a क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि कोई भी इस टाइप की इक्वेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो ठीक है, मान लिया ए तो यहाँ पे नॉन जीरो है, बट व्हाट अबाउट बी एंड सी। बी एंड सी कुछ भी हो, बी आपका 0 भी हो सकता है, सी आपका 0 भी हो सकता है, बी और सी दोनों भी 0 हो सकते हैं। बस x² जो है उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए आपके पास। यानी कि
ये टर्म आपके पास होनी चाहिए। अगर ये टर्म अवेलेबल है then your equation is quadratic equation. Otherwise such type of equation where a is 0, then we will say this equation is not a quadratic equation. B और C के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, B एंड C दोनों के दोनों फ्री हैं, यहाँ पे उन पे कोई कंडीशन या कोई भी सिचुएशन लगाई नहीं गई है, इम्पोज नहीं की गई है कोई भी कंडीशन, उनको फ्री छोड़ दिया गया है कि बी एंड सी यू बोथ आर इंडिपेंडेंट, बट तुम्हारे ऊपर कंडीशन है ए कि तुम नॉन जीरो रहोगे। तो ये नॉन जीरो होगा तभी ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। देखो इससे पहले भी हमने जो चैप्टर्स किए हैं, जब भी स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात आई है तो वहां पे हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ली और उसके कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर किया है, बहुत सारी टाइप्स भी की थी हमने वहां पे लाइंस की। तो इसी तरीके से ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही हमारे मेथड्स बेस्ड होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है यहाँ पे कि आप इसको फॉलो करते हुए बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आपको क्लियर है, a² + bx + c = 0 इस टाइप की होगी और a क्या होगा, नॉन जीरो। उसके बाद की इस टाइप की अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो मेथड्स कौन कौन से होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो देयर आर बेसिकली टू मेथड्स। द फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो, फैक्टराइजेशन मेथड। दिस मेथड इज नॉट न्यू टू यू ऑल, बहुत ही पुराना मेथड है। एंड द सेकेंड वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस इज न्यू फॉर यू ऑल, ये नया मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम अच्छे से करेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता मुझे इतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये सभी के लिए फेमिलियर है। ये मेथड आप सभी पहले से ही जानते हो, प्रीवियस क्लासेस से इसको करते आ रहे हो। सारे क्वेश्चंस आपके छोटी क्लासेस में जब भी आप ब्रेकिंग के क्वेश्चंस करते थे या हमने एचसीएफ और एलसीएम भी किया है तो वहां पे भी फैक्टर्स का ही यूज करके हमने उसको सॉल्व किया है। एचसीएफ को फाइंड आउट किया है, एलसीएम को फाइंड आउट किया है। तो ये आपके लिए कुछ नया नहीं है, तो इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डरने की जरूरत यहाँ पे भी नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, जिससे कि क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और ये मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप इसके कंपैरिजन इस मेथड को एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है। एक फॉर्मूला आपको याद करना है और उस फॉर्मूले से आप सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप बड़ी क्लासेस में भी जाओगे ना, वहां पे भी आप फैक्टराइजेशन मेथड छोड़ के इसी की तरफ मूव करोगे। जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज होंगे और वहां पे इजीली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो वहां पे हम इसी को यूज करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। तो देयर आर टू मेथड्स, द फर्स्ट वन इज द फैक्टराइजेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इन दोनों ही मेथड्स को हम डिटेल में करते हैं थोड़ा सा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फैक्टराइजेशन मेथड, देखो फैक्टराइजेशन मेथड में है ना, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax³ + bx + c = 0। तो मैं बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पे लेके चलूंगी। उसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को क्लियर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे आसान आपके लिए जो होगा वो है यहाँ पे x³ + 2x + 1 = 0। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये जो मैंने लिखा है ये आप सबको पता है कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। यस, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ x + 1। x + 1 के स्क्वायर को जब आप ओपन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, x² a² + b² + 2ab। इट मीन्स x³ + 2x + 1, यही मिलने वाला है आपको, है ना। तो ये तो आप सभी फैमिलियर हो। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x + 1 × x + 1। अब फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कैसे करते हैं, अगर कोई भी इस टाइप की इक्वेशन आपको गिवन है तो वो हम करते हैं। दिस इज द वेरिफिकेशन कि आपको पता है बेसिकली इसके फैक्टर्स क्या बनने वाले हैं। तो यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे कि वो फैक्टर्स बनाते कैसे हैं।
तो देखो जब भी हमने अल्फा बीटा यानी जीरोस जो की थी प्रीवियस चैप्टर में, और वहां पे हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स थे उनके बीच में एक रिलेशन लेके आए थे हम। उस रिलेशन में क्लियरली ये चीजें मेंशन की गई थी कि यहाँ पे जो होता है ना ये सम होता है, और ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं और ये कांस्टेंट टर्म होती है क्या होती है, प्रोडक्ट। तो देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या है 1। इन दोनों की तो होगी प्रोडक्ट, क्या होगी प्रोडक्ट, जो भी कोएफिशिएंट होगा। और ये जो होगा ना ये होगा आपका सम। तो ये दोनों की प्रोडक्ट करके उसके कर लो फैक्टर। तो अब प्रोडक्ट मेरे पास क्या आएगी 1 ही आएगी, 1 की प्रोडक्ट 1 के साथ करोगे तो डेफिनेटली 1 ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आई 1। ये कहता है कि इस 1 के ना फर्दर फैक्टर कर लो, क्या क्या होंगे। 1 जो प्रोडक्ट आई है उसके फैक्टर्स कर लो, क्या क्या होंगे। अब आप कहोगे मैम मजाक कर रहे हो क्या, 1 तो 1 ही रहेगा, उसके क्या फैक्टर। भाई 1 को 1 लिखो, चाहे मैं 1 को 1 into 1 लिखूं, चाहे मैं 1 को 1 into 1 into 1 into 1 लिखूं, मेरी मर्जी, क्योंकि आना तो क्या है 1। अब यहाँ पे कहते हैं कि सम 2 होना चाहिए, उसके दो फैक्टर्स का सम क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से फैक्टर्स आपको चेक करने हैं जो आपको सम 2 दे। तो देखो मेरे पास दो फैक्टर है 1 and 1, अगर मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे सम क्या मिलने वाला है 2। तो जब 1 और 1 दो फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 1, दोनों का सम कितना आया 2 आया, और दोनों की प्रोडक्ट कितनी आई 1 आई। तो मेरी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना यहाँ से। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ एक्स क्यूब प्लस 2x की जगह क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी x + x + 1 इज इक्वल टू 0। यही तो किया हमने, 1 और 1 को ऐड कर दिया। 1 और 1 का मतलब क्या है 1√x और 1√x, ठीक है। तो यहां से अब देखो इन दोनों में से मैं एक x को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ एक x बचेगा, क्योंकि दो पावर थी उसमें से एक पावर तो चली गई, तो एक ही बची ना, तो x की पावर 1। यहाँ पे पावर 1 ही है और वही बाहर निकाल दी, तो यानी ये पूरी टर्म बाहर चली गई, तो ये पीछे क्या छोड़ के गई एक 1 छोड़ के, क्योंकि 1 तो सबकी मल्टीप्लाई में होता है। तो x + 1। अब यहाँ पे देखो x + 1 ही मेरे को चाहिए था और x + 1 ही है, तो इट मीन्स यहां से मैं क्या कॉमन निकालूं 1। तो 1 को क्या कर लिया बाहर, तो ये बच गया x + 1। अब देखो x + 1 यहाँ पे भी है, x + 1 यहाँ पे भी, ये टर्म इन दोनों में कॉमन टर्म नहीं है, तो इन दोनों में से इस टर्म को हम बाहर कर सकते हैं जो कॉमन है। अगर यहां से x + 1 बाहर चला गया तो यहाँ पे टर्म क्या बची x, और यहां से x + 1 बाहर चला गया तो यहाँ पे टर्म क्या बची +1। तो बन गए ना दो फैक्टर्स आपके x + 1 into x + 1। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए। अगर मैं कोई और एग्जांपल यहाँ पे लूं, जैसे कि 2x³ + 6x + 4 इज इक्वल टू 0। देखते हैं तो प्रोडक्ट की कंडीशन में क्या क्या आने वाला है 2 और 4 की प्रोडक्ट। तो 2 into 4 क्या आया हमारे पास 8। इन दोनों की प्रोडक्ट होगी ना, जो कोएफिशिएंट है x² का और जो कांस्टेंट टर्म है। फिर कहता है कि सम क्या होना चाहिए, सम वो होना चाहिए जो x के साथ है। तो सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर्स बनाओ, सबसे पहला काम 8 के फैक्टर्स बनाओ। तो सिंपल 8 के फैक्टर्स बनाना 4 2 2 2 1, यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 2 2। अब ये कहता है कि इसके फैक्टर्स का यूज करके ये सम 6 लेके आओ। इसके फैक्टर्स का यूज करके सम क्या होना चाहिए आपके पास 6 होना चाहिए। तो अगर मैं एक 2 रखूं एक तरफ और बाकी जो बच गया वो कितना बचा है 4, तो 2 + 4 करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 6, और 2 और 4 की प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है 8। तो देखो सम की रिक्वायरमेंट क्या थी, कितना होना चाहिए 6, और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी, कितनी होनी चाहिए 8। प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या थी, कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए।
तो बन गए ना फैक्टर। तो है ना बहुत सिंपल फैक्टर्स क्रिएट करना, कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पे कोएफिशिएंट है जो कांस्टेंट टर्म उनकी प्रोडक्ट कर दो पहले तो, फिर उसके बाद उसके इस तरीके से फैक्टर्स बना लो, फैक्टर्स बना के उसको लिख लो। फिर यहाँ पे देखो कि x के साथ टर्म क्या है, जैसे 6 है तो 6 यानी उसके जितने भी फैक्टर्स बने ना उनको इस तरीके से अरेंज करो कि सम 6 आ जाए। तो हमने क्या किया, पहले 2 को एक तरफ कर दिया, बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लिया मल्टीप्लाई करके। तो वहीं से हमें पता चल गया कि 2 और 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 6 मिलेगा, और 2 और 4 की मल्टीप्लाई तो डेफिनेटली 8 ही होगी क्योंकि 8 की तो फैक्टर्स है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मींस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 6x की जगह क्या हो जाएगा 2x प्लस 4x, 2x प्लस 4x और प्लस में है 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x तो कॉमन है ही, साथ में 2 भी कॉमन है, तो 2x को बाहर निकाल लिया। अब देखो यहाँ से 2 चला गया, एक x चला गया, तो एक x चला गया तो एक ही x बचेगा ना, और यहां से भी 2x चला गया तो ये क्या छोड़ के रहेगा पीछे, वाह। अब यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो इस 4 को निकाल लिया, यहाँ पे तो क्या बच गया x, और ये पीछे क्या छोड़ के गया है 1, तो ये आ गया 0। तो अब देखो x प्लस 1 यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो x प्लस 1 को थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया, ये क्या बच गया आपका 2x प्लस 4, तो ये आ गया आपका फैक्टर। तो अगर आप ट्राई करोगे सही तरीके से मेथड को फॉलो करोगे तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया है फैक्टर्स को ब्रेक कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं 10th क्लास तक, बट उनको ये नहीं पता होता कि हाउ टू मेक फैक्टर्स। बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनको पता होता है, वो ये सोच रहे हो कि मैम इतना बेसिक लेवल पे कैसे करवा रहे हैं, तो बेटा ये सबके लिए है, उन बच्चों के लिए भी है जिनको अभी तक प्रॉब्लम है फैक्टर्स क्रिएट करने में, फैक्टर्स कंस्ट्रक्ट करने में, ताकि वो भी इजीली यहाँ पे फैक्टर्स कंस्ट्रक्ट करना सीख जाए। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड जो कि है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले तो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके आनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि जो x है ना, x वो क्या होगा आपका -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2, या फिर इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा गया है d डिवाइडेड बाय 2। d इज हियर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c कोई कांस्टेंट टर्म है, और इस तरीके से सबसे पहले तो आपकी गिवन इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करोगे। गिवन इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद आप x को लिखोगे -b क्या है यहाँ पे, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, देन b² माइनस 4ac, तो b तो कोफिशिएंट ऑफ x हो ही गया, a क्या है हमारे पास, ये कोफिशिएंट ऑफ x², और c क्या है, ये कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय 2a, सॉरी भूल गई a लगाना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी जो हमने न्यूमेरिकल किया था x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे फैक्टर्स बने थे x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके लिए भी हम वेरीफाई करेंगे कि क्या सच में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो देखो यहाँ पे कंपेयर करोगे जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस को और इसको, दोनों इक्वेशंस को, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इट मींस a क्या है 1, b क्या है 2 और c क्या है 1। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -b, इट मींस -2 प्लस माइनस b² यानी 2² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो x क्या आ गया -2 प्लस माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो यहां से ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, ये देखो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0,
और रूट में 0 होगा तो बाहर भी क्या ही निकलेगा 0, और डिवाइड में 2 और 1 की मल्टीप्लाई की तो 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -1। तो ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ तो 2x प्लस 1 थे, यहाँ तो एक ही x प्लस 1 आया। तो उसी के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी जो रूट्स जो आपकी जीरोस निकलेंगी उनका नेचर क्या होगा, तो वो हमारा बेस्ड है डी पे। डी पे टोटली बेस्ड है। तो ये कहता है कि अगर आपका डी इक्वल टू 0 है, या आपका डी ग्रेटर देन 0 है, या आपका डी लेस देन 0 है, तो ये तीनों कंडीशंस आपको बताती हैं आपके रूट्स का नेचर, कि आपके रूट्स का नेचर क्या होगा। डी अगर 0 आ जाए, देखो यहाँ पे डी क्या आया था हमारे पास, ये डी था ना, डी क्या आया है 0। डी अगर 0 आ जाए तो रूट्स रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, प्लस रूट्स इक्वल होंगे, कि अगर एक 1 आया है तो दूसरा भी क्या होगा 1 होगा। एक 2 आया है तो दूसरा भी क्या होगा 2 होगा। 3 आया है तो 3 होगा, -1 आया है तो -1 होगा। रूट्स रियल होंगे प्लस रूट्स इक्वल होंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे डी 0 है तो दूसरा रूट भी क्या है 1 है। तो ये क्या बन गया, दूसरा फैक्टर भी 1 बन गया। दिस इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही रूट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पॉलिनोमियल का चैप्टर किया था, कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री आपकी 2 यानी पावर आपकी 2 गई वहां पे, तो वहां पे अगर डिग्री 2 है तो आपको रूट्स भी 2 ही मिलेंगे। नंबर ऑफ जीरोस के कॉन्सेप्ट में हमने काम किया था कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल, इट मींस डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी 1 होंगी। अगर डिग्री 2 है तो वहां पे रूट्स भी 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है तो रूट्स भी 3 होंगे। तो यहाँ पे डिग्री 2 है तो डेफिनेटली रूट्स भी 2 होंगे। वो हमें नहीं पता वो कैसे रूट्स होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, वो रियल रूट्स भी हो सकते हैं। रियल भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं और अनइक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास ये अलग से कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स, जो आपको बताएगा कि रूट्स की टाइप बेसिकली क्या होगी, कि जो आपके रूट्स है का नेचर है वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। सेकेंड केस है व्हेनेवर योर डी इज ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 है इट मींस डी पॉजिटिव है, और रूट में अगर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो वो क्या होगी, रियल होगी। तो यहां से भी आपको रूट्स कैसे मिलने वाले हैं, रियल मिलने वाले हैं, रियल, लेकिन अब की बार क्या हो जाएंगे अनइक्वल, कि वो इक्वल नहीं होंगे। तो रूट्स रियल होंगे बट अनइक्वल रूट्स होंगे, अनइक्वल रूट्स। उसके बाद whenever your d is less than 0, यहाँ पे नेचर चेंज हो जाएगा आपके रूट्स का। अब रूट्स रियल नहीं होंगे, कैसे हो जाएंगे, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स पेयर्स में होते हैं। क्लियर? तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगी कंडीशंस, whenever your d is equal to 0 then your roots are real but roots will be equal, कि एक रूट अगर आपने 1 निकाला तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली 1 होगा। if your d is greater than 0 then roots are real but unequal, कि दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे। और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, जो कि आपके चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको। ये हायर क्लासेस में जाके डील करेंगे इस टॉपिक को। अभी फिलहाल के लिए आपके पास सिर्फ होगा डी जब 0 है या डी जब आपको ग्रेटर देन 0, यानी सिर्फ रियल रूट्स पे हम यहाँ पे काम करेंगे, इमेजिनरी रूट्स पे काम नहीं करेंगे। तो देखो ये आपको क्लियर भी हो गया है। x² + 2x + 1 अगर 0 है तो यहाँ पे किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं और वैल्यूज को सोल्व करते हैं।
इसके अलावा हम कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं जो डिफरेंट रूट्स हमारे निकाल के दिखाए। जैसे कि एक कर लेते हैं डिस्कस यहाँ पे। मान लो 2x² प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने रैंडमली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ले यहाँ से। मुझे खुद नहीं पता कि इसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, और अगर रूट्स रियल है तो वो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे। वो टोटली डी हमें बताएगा, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें बताएगा कि रूट्स की टाइप कैसे होने वाली है, यानी रूट्स का नेचर कैसा होने वाला है। तो सबसे पहला काम तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है 8। a को इसके साथ कंपेयर किया, b को इसके साथ कंपेयर किया और c को इसके साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं a2, b6 और c8। ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि रख दो माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करने गए तो हमारे दिमाग में आया क्यों ना पहले नेचर ही ना चेक कर लें कि रूट्स की नेचर कैसी होगी। यानी कि हम d चेक कर लेते हैं। d क्या है b² माइनस 4ac कि ये कैसी वैल्यू आएगी, ये लेस देन 0 आएगी, ये ग्रेटर देन 0 आएगी, या ये इक्वल टू 0 आएगी। तो चेक करते हैं b² मीन्स 6² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 इंटू c की वैल्यू क्या है 8। तो ये हो गया 36 माइनस 4 2 जो 8 एंड 8 8 आर 64। तो यहां से देखो ये आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, और नेगेटिव वैल्यू आते ही रूट्स कैसे थे आपके। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है d लेस देन 0, और d लेस देन 0 अभी की थी ना थर्ड टाइप यानी कि रूट्स कैसे हैं आपके इमेजिनरी। ठीक है, रूट्स कैसे हैं इमेजिनरी रूट्स है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगी 2x² प्लस 16x 16 की जगह मैं 6 भी रख के कर सकती हूँ काम। 16 की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेंथी हो जाएगा 16 में। तो 2x² प्लस 6x प्लस 2 कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। तो a की जगह क्या हो जाएगा 2, b की जगह 6 और c की जगह 2। अब यहां से d फाइंड आउट करो। d क्या होगा b² माइनस 4ac। तो b² यानी 6² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 36 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 20। तो d की वैल्यू क्या आई 20 आई। अब क्या है d ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 में क्या था रूट्स रियल होंगे, रियल रूट्स प्लस अनइक्वल रूट्स। कि रूट्स रियल तो होंगे बट अनइक्वल होंगे। तो यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो तो आप नेचर ऑफ रूट्स चेक कर लो। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपेयर करते हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी है उससे जब आप कंपेयर करते हो तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होने वाला है। अगर इमेजिनरी आ गया तो आपको फर्दर सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द सॉल्यूशन इफ द रूट्स आर इमेजिनरी बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। और अगर आपसे कहा गया है कि अगर रूट्स आपको मिल जाते हैं रियल रूट्स फर्दर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो किस टाइप के रियल रूट्स हैं। अगर वो इक्वल रियल रूट्स हैं तो एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और अगर वो आपके अनइक्वल रूट्स आ जाते हैं तो 2 स्टेप और आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। 2 डिफरेंट रूट देखो वैसे ही पता चल रहा है। एक बार जब आप माइनस बी में इस वैल्यू को प्लस करोगे और एक बार आप माइनस बी में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स की 2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 4 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर।